हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। दिस इज़ मी प्रिया एंड हम लोग कर रहे थे अपने यूपीपीसीएस 2024 के लिए टेस्ट सीरीज़ को कवर। सो सॉरी, सुबह से मैंने 3 बार रिकॉर्डिंग की है, 3 बार आई ट्राइड कि मैं इसको पूरा कर लूँ, बट मेरे घर पे नींद से वो हर बार बीच में आके कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बोल दे रही थी और एडिटिंग मेरे से हो नहीं पा रही थी, तो आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन। सो सॉरी, इतना टाइम लग गया रिकॉर्ड करने में, शाम हो गई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैंने रिकॉर्ड किया था तो उस टाइम पे लिखा था कि आपको पता है टेंटेटिव डेट आपके दिसंबर 8, 15 हो रहा है, 27, 26 में हिंदुस्तान के न्यूज़ पेपर में भी आ चुका है। हम लोग को उससे नहीं भटकना है, ठीक है। हम लोग को बेसिक अपनी टेस्ट सीरीज़ कवर करते रहना है, ठीक है। इसीलिए मैंने भी बाकी सारी चीज़ें होल्ड पे डाल के हम लोग टेस्ट सीरीज़ करेंगे एंड क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो पाएंगे उसको उतना रिपीट करके रिवाइज करना है, ठीक। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड आपको पता है कि ये जो हिंदुस्तान वाली न्यूज़ है इस पर भी इतना रिलाई नहीं किया जा सकता, बिकॉज जब आपका 10 से 17 मार्च में, अगर आपको याद है 17 मार्च का एग्जाम जब डिले हुआ था, तभी भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आईपीएस ने ये कहा था कि एग्जाम नहीं हो जाएगा, एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। यानी एग्जाम डिले नहीं होगा, एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा, बट उस टाइम पे हो गया था। तो जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता हम इसको स्टिक नहीं कर सकते, बट हमें पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक। बहुत बातें हो गई हैं, अब सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी जस्ट फोकस करिए एक बार थोड़ा सा, जितना फोकस करेंगे उतनी जल्दी आपका लेक्चर हो जाएगा। चलो ऋग्वेदा पे ट्राई करते हैं। ऋग्वेदा आपका कौन सी ब्राह्मण, अब आपका कोई भी वेद है ना उससे रिलेटेड आपके ब्राह्मण टेक्स्ट होते हैं। तो आपके 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद से रिलेटेड जो आपका ब्राह्मण है दैट इज ऐत्रेय। यजुर्वेद से रिलेटेड जो शतपथ होता है, सामवेद से है जो उसको पंचविश कहते हैं, अथर्ववेद से जो है उसको गौपद कहते हैं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर आपका चोलाज में ऐसा कौन सा आइलैंड कैपिटल था जो कॉटन टेक्सटाइल का बहुत मेजर सेंटर था, उसको उरायूर कहते हैं। दूसरा, इंडिपेंडेंट शर्की डायनेस्टी की बात करते हैं, ये स्टैब्लिश की थी जौनपुर ने। मलिक सरवार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरकी डायनेस्टी का जो आप इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, जौनपुर में मलिक शरवार ने की थी उसको एस्टैब्लिश, ठीक है। अटाला देवी मस्जिद की बात करते हैं तो ये हुसैन शाह सरकी ने की थी, नहीं ये गलत है। ये किसने की थी? आपके इब्राहिम शाह ने, ठीक है, इब्राहिम शाह ने की थी। तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रिमेन्स, अगर बात करते हैं यहाँ से लोथल की बात करते हैं। लोथल में इसमें से क्या नहीं मिला था? डॉकयार्ड आपको देखने को मिला था, पर्शियन सील आपको देखने को मिली थी, 3 कपल बरियल देखने को मिला था, प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम वॉर्म ऑफ वुमेन ये आपको देखने को नहीं मिला था, ठीक। देन नेक्स्ट देखते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानी हम सबको पता है, बहुत ही काफ़ी मोटिवेटिंग, बहुत ही ज़्यादा बेसिकली एक तरीके से स्टोरी टेलिंग या उसमें कुछ ना कुछ एक आपको मोटिव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई एक टीचिंग देखने को मिल जाएगी, लेसन देखने को मिल जाएगा। तो उसका जो ट्रांसलेशन है पर्शिया में यारे दानिश का किसने किया था? मौलाना हुसैन फैज़ ने किया था, ठीक। इसके अलावा अबुल फैजल का भी आपको एक ट्रांसलेशन देखने को मिल जाएगा, उसका नाम आप मुझे बताना है। यारे दानिश का नाम आएगा तो मौलाना हुसैन फैज़ है। फिर बात करते हैं इन विच ईयर अकबर हैड अनाउंस मजहरनामा, तो अकबर ने मजहरनामा 1579 में अनाउंस किया था। दूसरा अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको एक टर्म दिया है दैट इज असरफ। असरफ का मतलब क्या होता है? इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा टुवर्ड्स लाइफ, आपके कर्मा का इन्फ्लक्स किसकी तरफ? लाइफ की तरफ। वहीं पर अगर हम देखते हैं तो यस का आंसर हो जाएगा। बाकी का मीनिंग देखते हैं। संवर, संवर का मतलब होता है स्टॉपेज, यानी जब आपके कर्मा है वो आपके इन्फ्लक्स टुवर्ड्स लाइफ की तरफ जब आना बंद कर देते हैं तब हम उसको संवर बोलते हैं। बंधन क्या होता है? इंटरमिंगलिंग ऑफ सोल एंड कर्मा, जब आपके सोल एंड कर्मा जो होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, उसके बारे में हम उसको बंधन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं निर्जरा। निर्जरा क्या होता है? ये रेजिड्यूअल कर्मा के बारे में बात करता है, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट रेजिड्यूअल कर्मा। फिर हम दूसरा देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर इन 305, वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य हैड नॉट कॉन्कर्ड साउथ इंडिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने साउथ इंडिया को भी कॉन्कर किया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। सल्तनत काल पे ऐसा कौन सा लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था जिसको हम लोग मेजरमेंट यानी लैंड को नापने के बाद उसको मेजर करने के बाद अप्लाई करते थे? तो आपका मसाहत था। फिर दूसरा देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हैड गिवन द टाइटल ऑफ उलूग खां टू बलबन। बलबन को उलूग खां का टाइटल किसने किया था? नसरुद्दीन महमूद ने दिया था, ठीक है। उसके बाद आपको एक और नायब मुमलाक आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब था इनके अंडर में फुल कंट्रोल ऑफ आर्मी रहता था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कंट्री एंड कैपिटल्स। तो वानुआटू की बात करते हैं। वानुआटू आपका किससे रिलेटेड है? कैपिटल क्या है? पोर्ट विला है। मजूरो की बात करते हैं। मजूरो कैपिटल आपकी मार्शल आइलैंड की है। किरीबाती की बात करते हैं, इसकी कैपिटल तरावा है। पापुआ न्यू गिनी की आपकी कैपिटल पोर्ट मोर्सबी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इट इज पोर्ट मोर्सबी। तो आपका यही ऑप्शन आपका गलत था। 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे। फिर अब यहाँ पर है क्लाइमेट चेंज के लिए अगर आप देखेंगे तो जो क्लाइमेट चेंज होता है, अलग अलग क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। अर्थ की शिफ्ट जो अपनी एक्सिस पे है, क्या वो उसका फैक्टर है या नहीं है? इसको किसने बताया था? तो मिल्टन मिलानकोवी की आपकी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये चीज़ सजेस्ट की थी। दूसरा देखते हैं, इसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं। देयर इज नो लैंडलॉक कंट्री नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं देखने को मिलेगी, सही है, ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे लिचनस्टीन, ये लैंडलॉक कंट्री है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अब हम आते हैं अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। बेसल 3 स्टैंडर्ड्स आपको पता है, बेसल 3 बैंकिंग नॉर्म्स है, तो बैंक से रिलेटेड आपको नॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उस पे पार्ट पे। करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट बात करते हैं, ये आपका आरबीआई निकालता है। आईएमएफ की बात करते हैं, बॉडी ऑफ वर्ल्ड बैंक
तो आपको बॉडी ऑफ वर्ल्ड बैंक नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज IMF आपका अलग है एंड वर्ल्ड बैंक आपका अलग आपको देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके आते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सा नहीं है, ठीक है, यानी जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर कर रहे होते हैं तो इसमें से कौन सा आपका नहीं है। सबसे पहले आप देखेंगे एजुकेशन ये है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पर कैपिटा इनकम है, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, ये हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखने के लिए नहीं कंसिडर करते हैं, तो आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। फिर हम आते हैं अपने कॉनराड डिसकंटिन्यूटी पे, ठीक है, होल्ड सॉरी नाउ यहाँ पर जो आपको डिसकंटिन्यूटीज देखने को मिल रही है। अब अगर आप अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, मतलब अर्थ का जो इंटीरियर है, क्रस्ट है, मेंटल है एंड कोर है, ठीक। यहाँ पर पूछा कि कॉनराड डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, तो अपर डिसकंटिन्यूटी अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में, यानी अपर वाला जो क्रस्ट है लोअर जो क्रस्ट है दोनों के बीच में आपको कॉनराड देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं अपर मेंटल एंड जो आपका क्रस्ट है इसके बीच में आपको मोहरविक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल जाएगी। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपिडी देखने को मिल जाएगा। फिर आपका मेंटल और अपर कोर के बीच में गुटनबर्ग होता है एंड आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेमैन मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक आपके लिए हो जाता है ये, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल की बात करते हैं, देखिए दिस इज अपर मेंटल, ये आपका लोअर मेंटल, दोनों के बीच में रेपिडी है। फिर लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में, लोअर क्रस्ट कहाँ पर है आपका, दिस इज आपका लोअर क्रस्ट एंड आपका अपर मेंटल, इसके बीच में मोरविक देखने को मिलती है एंड आउटर कोर इनर कोर में लेमैन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे डिसकंटिन्यूटीज मैंने यहाँ पर बता दी है। मोहरविक है आपकी, फिर रेपिटी है, फिर गुटनबर्ग है एंड देन आपको लेमैन देखने को मिल जाएगी। मोहरविक है, रेपिटी है, गुटनबर्ग है एंड आपको लेमैन देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नॉट द रिजल्ट ऑफ टेरिशरी ऑरिजनी, यानी यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो टेरिशरी ऑरिजनी का बेसिकली फीचर नहीं है, इसके कारण नहीं बनती है। ये क्या होता है, ये अल्पाइन एरा का फोल्ड माउंटेन है। टेरिशरी अगर बात करते हैं तो जो अल्पाइन एरा होता था उस टाइम पे फोल्ड माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। कुनलून आपका इसी को बिलोंग करता है, एंडीज आपका बिलोंग करता है, आल्प हो गए, एटलस हो गया, हिमालय हो गया, रॉकी हो गया, ये सारे के सारे आपके टेरिशरी ओरिजिन को बिलोंग करते हैं। कौन नहीं करता, तो अपलाचियंस, ठीक है, अपलाचियंस की बात करेंगे, ठीक। आप कैलेडोनियन की बात करते हैं तो ये सारे के सारे आपके टेरिशरी ओरिजिन को बिलोंग नहीं करते, तो ये ऑप्शन याद रखिएगा। देन आते हैं माउंट किनाबालू वोल्केनो पे, कहाँ पर है, मलेशिया में सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं खार्तूम की बात करते हैं। खार्तूम में आपको नाइल नदी देखने को मिलती है, ठीक है। खार्तूम अगर आप देखेंगे तो आपका सूडान का कैपिटल है। सूडान में बेसिकली एक प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा, यहीं पर आपकी दोनों नाइल्स आके मिलती हैं एंड उसके बाद नाइल की तरह होते हुए इजिप्ट के थ्रू होते हुए ये मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। तो खार्तूम में नाइल है। सिडनी में अगर आप देखेंगे तो सिडनी आपको यहाँ पर नहीं है। सीन के किनारे कौन सी है आपकी, पेरिस आपको देखने को मिल जाएगा। न्यूयॉर्क कौन सी नदी है आपकी, हुडसन है। बर्लिन में आपकी स्प्री है। सिडनी में नहीं है, सीन आपकी कहाँ पर है, पेरिस में देखने को मिल जाएगी। देन नेक्स्ट देखते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा था, 1921 था। बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस, जब हम लोग WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड CPI लेते हैं तो WPI के लिए बेस ईयर क्या लेते हैं, 2011-12 लेते हैं। सेल को कब स्टैब्लिश किया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1974 में। सेबी को कब किया था, 1988 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे कि यहाँ पर आपको कमिटीज दी एंड कमिटीज कौन सी एरिया ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड थी बताना है। वांचू कमेटी आपकी डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड थी। दंतवाला आपकी अनएम्प्लॉयमेंट से। दत्त कमेटी इंडस्ट्रियल से। फिर नरेश चंद्र कमेटी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड थी। अगारिया ट्राइब पे आ जाते हैं। अगारिया ट्राइब आपकी कौन सी एरिया को बिलोंग करती है, तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट आपका उत्तर प्रदेश को वहाँ बिलोंग करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आते हैं ओबरा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट आपको पता है एनर्जी जनरेट करने के लिए लगाए जाते हैं। कहाँ, इससे रिलेटेड क्या सही है, 1967 में इसको बिल्ड किया गया था, ठीक है। स्टार्ट किया गया था किसके कोलैबोरेशन से, तो ये आपको देखना है रशिया, फ्रांस नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। रशिया के कोलैबोरेशन से बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बजट सिस्टम इज कॉल्ड सनसेट बजट सिस्टम। अगर आप देखेंगे कौन सा बजट सिस्टम है जिसको सनसेट बजट सिस्टम कहा जाता है, तो जीरो बेस बजट सिस्टम को सनसेट बजट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। फिर हम आते हैं कैनाल्स एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो आप शारदा कैनाल को देखेंगे, शारदा कैनाल से आपका बनवासा को बिलोंग करता है, ठीक है। लोअर गंगा कैनाल नरोरा। ईस्टर्न यमुना कैनाल ओखला में सहारनपुर में देखने को मिल जाएगा एंड आगरा कैनाल ओखला। अगर आपको नहीं भी ध्यान है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, जैसे नरोरा अगर आप देखेंगे तो बुलंदशहर का एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। बुलंदशहर आप सोचिए, ये आपका यूपी का मैप लेट से देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हाँ इधर मतलब एक और है, छोटा सा ऐसे ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है दिस इज आपका बुंदेलखंड वाला एरिया आएगा, तो आपका कहाँ पर क्या हो जाएगा, लोअर गंगा। अपर गंगा है, लोअर गंगा के पार्ट में ही आएगा, ठीक है। अब आप देखिए 1 को B से मैच कर सकते हैं, तो देखिए 2 ऑप्शन तो आपकी करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन एक एलिमिनेट हो जाता। फिर आप और देख सकते थे शारदा कैनाल की, हो सकता है आपको याद ना हो। आगरा ध्यान रखिए, आगरा कहाँ पर आपका इस पोर्शन में है, यहीं पर आपका नोएडा है जिसको न्यू
ओखला है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। तो ओखला का एरिया कहीं ना कहीं यहाँ पर है, तो ये आगरा से रिलेटेड हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। देखिए आप अगर इसको कर लेते हो तो आपका आंसर अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो कभी कभार हो सकता है आपको आंसर ना भी आता हो, तो आपको लॉजिकल गेसिंग करनी है, जो मैं आपसे बार बार कहती हूँ। कौन सी गेसिंग करनी है आपको? लॉजिकल गेसिंग, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं आ रही है बट एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर ऐसा आप करते हो तो आंसर आपका इजीली आ जाता। नाउ नेक्स्ट रीजन पे आते हैं। वर्ल्ड फेमस भारत माता का मंदिर से रिलेटेड क्या इनकरेक्ट है? टेम्पल सिचुएटेड है वाराणसी में, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इट वॉज बिल्ड बाय बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, ये भी हम देख चुके हैं। भारत माता मंदिर इज अ ट्रेडिशनल आइडल ऑफ अ गॉडेस और गॉड। तो ये ट्रेडिशनल क्या आइडल है आपके गॉड या गॉडेस का? तो ऐसा ना, ये ट्रेडिशनल नहीं है। आपको पता है यहाँ पर इंडिया का मैप बनाया गया, रियल मैप बनाया गया। किसने इनॉग्रेट किया था? महात्मा गांधी जी ने। कब किया था? 1936 में किया था। देन नेक्स्ट देखते हैं, सनराइज जो रीजन है यूपी का किसके लिए फेमस है? आपके कॉपर के लिए। सनराइज रीजन आपका कॉपर के लिए। देन नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यूपी की बात करते हैं, आगरा में क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1949 में। सेंसस 2011 की बात करते हैं। इसके बाद सेंसस अभी आया नहीं है, अभी सेंसस आपको पता है डीलिमिटेशन होता है, उसके बाद फिर अब आपका सेंसस होगा, ठीक है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं? लोवेस्ट परसेंटेज आपको देखने को मिल जाएगा अर्बन पॉपुलेशन का, यानी यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन सबसे कम है, ठीक है। तो देखिए कुशीनगर में कम है इन ऑप्शंस में। बाकी देखेंगे सबसे कम आपका श्रावस्ती में है, उससे ज़्यादा अर्बन परसेंटेज आपका कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर एंड प्रतापगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन में सबसे कम आपका कौन सा था? कुशीनगर था। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं आपके यहाँ, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 शेयर ऑफ उत्तर प्रदेश इन टोटल स्लम पॉपुलेशन, यानी ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखेंगे टोटल स्लम पॉपुलेशन में आपके उत्तर प्रदेश का कितना कंट्रीब्यूशन आता है? तो 9.5%। यानी ऑल ओवर इंडिया यूपी से कितने लोग हैं आपके स्लम पॉपुलेशन में? 9.5% है। ऑल ओवर इंडिया कितनी रैंक आती है इसकी? तो 4th रैंक आती है। फर्स्ट पे आपका महाराष्ट्र है, सेकंड पे आपका आंध्र है, थर्ड पे आपका वेस्ट बंगाल देखने को मिल रहा है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? आपका चित्रकूट में देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 243 ZG की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या कहता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं वो? 21 हो सकते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। इसमें से कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको आप नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं कर सकते? तो आर्टिकल 20 एंड 21 वो है जिसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड एट द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। रिवर यमुना पे कौन सा नहीं है? फरुखाबाद नहीं है। कहाँ पर आता है? गंगा में आता है। बाकी यमुना पे आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा आ जाएगा, आपका कौशाम्बी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन अगर आप देखेंगे आपको हमीरपुर देखने को मिल जाएगा, हमीरपुर के अलावा आपको कल्पी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ देखने को मिल रहा है? अब सबसे पहले आपको केरला ऐसा लगता, ठीक है, बट ऐसा नहीं। यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए, आंध्र प्रदेश में 993 है, तमिलनाडु में 996, ओडिशा 979 और कर्नाटका 973। तो अगर आप साउदर्न में भी देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कैन बी एनफोर्स्ड, नहीं, इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, यानी अगर आप देखते हैं तो आपके जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं तो उस पर आपको लीगल प्रोटेक्शन बेसिकली होता है, ठीक है। दे आर एनफोर्सेबल, जस्टिसेबल, वैसे ही एनफोर्सेबल नहीं होते। इट कैन बी यूज टू इंटरप्रेट द अनक्लियर एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का वो पार्ट जो अनक्लियर है उसको इंटरप्रेट करने के लिए ये आपका यूज होता है। अब सेंसस 2011 की बात करते हैं, द परसेंटेज ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज इज लोवेस्ट। कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पर चाइल्ड जो आपका परसेंटेज है चाइल्ड पॉपुलेशन का, यानी रूरल एरियाज में बच्चों की जो पॉपुलेशन का परसेंटेज जो सबसे कम आपको केरला में देखने को मिल जाएगा, 10.4% है। पंजाब में 11.2 है, हरियाणा 13.2, जम्मू कश्मीर 17.5। सबसे कम आपको केरला में देखने को मिल रहा है अमंग्स द ऑप्शंस। अब आते हैं आर्टिकल 162, क्या कहता है ये? एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर टू द स्टेट, यानी जो आपके एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट तक जाए, यही आपका आर्टिकल 162 कहता है, ठीक। फिर आते हैं सेंसस आपके 2011 पे फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। बच्चों में अगर सेक्स रेशियो की बात करते हैं सबसे हाईएस्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो छत्तीसगढ़ में दिखा रहा है 969 है, हरियाणा 834, 896 यहाँ पर है, 902 आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीजनल काउंसिल्स, रीजनल काउंसिल्स कैसी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो किसी ना किसी एक्ट के तहत बनी होती है, कोई एक्ट है तब वो स्टैट्यूटरी होगी। नाउ रीजनल काउंसिल दीज वर फॉर्म्ड अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है, ये आपका सही है। द नंबर ऑफ रीजनल काउंसिल इज 4। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहा गया है रीजनल काउंसिल कितनी है? 4 है, तो ऐसा नहीं है, टोटल 5 देखने को मिल जाएगी। एक आपकी नॉर्थ हो जाएगी, दूसरी आपकी अगर आप देखेंगे तो आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी? साउथ देखने को मिल जाएगी, फिर आपको ईस्ट देखने को मिल जाएगी, वेस्ट, और एक आपकी सेंट्रल देखने को मिल जाएगी। टोटल 5 है, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला
एंड चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो साउथ अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला एंड इसका स्टेटमेंट चुना है हमको सही कि वेनेजुएला हैज बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर। ये आपकी दुनिया की पहली ऐसी कंट्री मिल गई जहाँ से सारे ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इतनी गर्मी हो चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग हो गई है। रिसेंटली द लास्ट रिमेनिंग हम्बोल्ट ग्लेशियर देयर हैज टर्न इनटू एन आइस फील्ड। अगर आप देखेंगे तो यहाँ का एक आखिरी ग्लेशियर था हम्बोल्ट, जो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, आइस फील्ड रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। वेनेजुएलास बॉर्डर टचेस इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। तो अगर आप देखेंगे तो इक्वाडोर को टच नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे, थर्ड आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं वेनेजुएला, क्यों हम इसका क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे ग्लेशियर्स खत्म हो गए, पहली कंट्री ऐसे मिल गई है। अब आते हैं कैल्शियम कार्बाइड पे, वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। क्यों, इसमें से क्या चीज़ सही है, कैल्शियम कार्बाइड इज यूज टू राइपन रॉ फ्रूट्स। ऑब्वियसली बात है, इसको कच्चे फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है। इट रिलीजेस एसिटिलीन गैस विच कंटेन्स हार्मफुल ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। ये आपकी एसिटिलीन गैस रिलीज करती है जिसमें आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस देखने को मिलता है, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। हैज़ बीन बैन फ्रॉम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011। तो आपका एक स्टैंडर्ड रेगुलेशन फूड सेफ्टी का, वहाँ से इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि हार्मफुल है। द यूज ऑफ इथाइलिन गैस हैज़ बीन अलाउड एज अ सेफ ऑल्टरनेटिव फॉर राइपनिंग फ्रूट। अब इसकी जगह पे क्या यूज़ किया जा रहा है, इथाइलिन गैस। नाउ ध्यान रखिएगा, इथाइलिन गैस वो गैस है जो किसी भी राइप्ड फ्रूट से निकलती है। अगर आप बनाना को, कोई एक बनाना है, बनानास को किसी और फ्रूट के साथ में रख लेना, फ्रूट बहुत जल्दी पक जाएगा, क्योंकि बनानास ऑलरेडी बहुत जल्दी पकते हैं आपस में, ठीक है। वो जैसे ही राइप होगा वहाँ से गैस निकलेगी इथाइलिन, और वो आसपास की फ्रूट्स को भी क्या करेगी, राइप करा देगी। नाउ एज पर आर्टिकल 29, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन residing in any part of country of India having its own distinct language, script or culture shall have the right to preserve the same। यानी कोई भी आपके आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग कोई भी सिटीजन होगा इंडिया का, किसी भी टेरिटरी में पार्ट में रह रहा होगा, अगर उसकी खुद की कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उसके पास राइट है उसको प्रिजर्व करने का, बचाने का। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल इज नॉट ओनली फॉर माइनॉरिटीज बट ऑल्सो फॉर मेजॉरिटी। अब ऐसा नहीं है सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी पे ये लागू होगा, मेजॉरिटी पे भी लागू होता है, तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। द नेक्स्ट आते हैं, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन देहरादून इन 1984, नहीं 1982 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, WII को। फिर इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये आपकी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर आते हैं आर्टिकल 33 पे, क्या कहता है, आर्टिकल 33 डील्स विद इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्म फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड अदर्स। आर्टिकल 33 आपके कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है फंडामेंटल राइट पे इन लोगों के। क्यों, अब यही सोचिए, मान लीजिए ये बॉर्डर पे कहीं खड़े हैं, लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब इन्होंने कहा भाई मुझे फंडामेंटल राइट टू लाइफ चाहिए, राइट टू लाइफ चाहिए मतलब मेरे को अपनी जान बचानी है इस टाइम पे, तो हाउ कुड यू प्रोवाइड दैट, आप उसको नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो इनको बेसिकली हटाया गया। अंडर आर्टिकल 33 द राइट टू मेक लॉज इज ओनली विद द पार्लियामेंट एंड नॉट विद द स्टेट लेजिस्लेचर। जो आपका कानून बनाने का अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है, सही है। नाउ सच लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कैन बी चैलेंज फॉर वायलेटिंग एनी फंडामेंटल राइट इन एनी कोर्ट। अगर आप देखेंगे तो ये जो लॉ बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, इट कैन नॉट बी चैलेंज, ठीक है, फॉर वायलेटिंग एनी फंडामेंटल राइट। वो किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करने के लिए बेसिकली किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता, तो आपका गलत स्टेटमेंट ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1956 में। किसकी तरह, वर्ल्ड बैंक के ग्रुप की तरह, यानी उसके पार्ट की तरह। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रन डेवलपमेंट स्कीम्स बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। नहीं, लोन्स प्रोवाइड करता है बट किसको करता है, सरकार को नहीं देता है, प्राइवेट सेक्टर को देता है, ठीक है। कि तुम्हें अगर खड़े होना, रिलायंस वाले जाएंगे तो वो बेसिकली क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। नाउ रिसेंटली इट हैज प्रोवाइडेड लोन ऑफ $500 मिलियन टू HDFC ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड लोन्स टू वुमेन माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने HDFC को क्या किया है, लोन प्रोवाइड किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच चेंज वॉज नॉट मेड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसमें क्या नहीं बनाया गया था, द डिवीजन ऑफ स्टेट्स इनटू 4 कैटेगरीज वाज एबॉलिश्ड। जो 4 आपकी कैटेगरीज में ABCD में आपकी स्टेट्स को डिवाइड किया गया था, उसको खत्म कर दिया गया, ठीक। 14 स्टेट 6 यूटीज आ गए। जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट वॉज एक्सटेंडेड टू यूटी। आपकी हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो आपकी यूटी तक पहुंचा दिया गया। प्रोविजन आर मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। यहाँ पर वो प्रोविजन लाया गया कि आप 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कौन कौन सी ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो कॉमन है और 1 से ज़्यादा यूनियन टेरिटरी या स्टेट के लिए काम करते हैं। प्रोविजन आर मेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जज एंड एक्टिंग जज इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर आप देखेंगे तो प्रोविजन यहाँ पर बनाया गया था एक्टिंग एंड एडिशनल जज के लिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, ठीक है। ये 4th स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अपने दूसरे पार्ट पे आते हैं, इट टेक्स टाइम, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है। अर्बन गवर्नेंस और गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। अर्बन जो गवर्नेंस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था आपके 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। नहीं,
8 टाइप की अर्बन लोकल गवर्नेंस आपको देखने को मिलती है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एट द सेंट्रल लेवल द सब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नेंस इज रिलेटेड टू 3 मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड होम मिनिस्ट्री, आपके 3 ऐसी पर्टिकुलरली होती हैं जो आपकी इससे रिलेटेड रहती है। नाउ फाइनेंस कमीशन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 243X, तो ऐसा नहीं है, फाइनेंस कमीशन आपका 243Y, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, 4 और 2 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट करेक्ट, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो आपके मेंबर्स होते हैं उसके इलेक्शन से रिलेटेड क्या यहाँ पर सही नहीं है। 1-3 आपके कहाँ से आते हैं, नगर पालिका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उनको इलेक्ट करता है। 1/12 आपके ग्रेजुएट जो होते हैं, जो कम से कम 3 साल तक कर चुके होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं। 1/3 आपके जो मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं, ठीक है, स्टेट। फिर 1/12 जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड बाय पीपल हु हैव बीन टीचिंग फॉर 3 years इन विच ऑल टीचर्स कैन बी इंक्लूडेड। अब यहाँ पर देखिए, तो जो आपके टीचर्स लिखेगी सारे टीचर्स, तो ऐसा नहीं है, नॉट लेस देन सेकेंडरी स्कूल्स, यानी सेकेंडरी स्कूल से जो नीचे वाले टीचर्स होते हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्या होना चाहिए, ही शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट सर्विस इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उसको किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। ही शुड हैव एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, तो एडवोकेट 10 years का नहीं होना चाहिए, 7 साल का। 10 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाई कोर्ट शुड हैव रिकमेंडेड हिज अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट को उसका अपॉइंटमेंट रिकमेंड करना चाहिए। अब हम आते हैं शेड्यूल्स पे, शेड्यूल्स के लिए तो आई थिंक ये देखो मैंने मार्क भी किया हुआ, सबने पढ़ा होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। टी से आपको पता है यूनियन एंड टेरिटरीज आता है, ई से एमोल्यूमेंट्स आता है, ए से ओथ एंड अफर्मेशन, आर से राज्यसभा की सीट, एच से शेड्यूल एरियाज, अदर शेड्यूल एरियाज, फेडरल स्ट्रक्चर यानी आपके कॉन्करेंट लिस्ट, उस लिस्ट के बारे में बात करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म्स अगर आप देख सकते हैं, एंटी डिफेक्शन, पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज, तो ये ध्यान रखिएगा, 12 के 12 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड शेड्यूल में देखिए ओथ एंड अफर्मेशन, फोर्थ में आपको पता है एलोकेशन ऑफ राज्यसभा में जो सीट आपको देखने को मिल रही है। 7th आपको पता है लॉज टू बी मेड बाय पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, दिस वॉज योर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th, तो 7th आपको पता है, ठीक है। देन देखते हैं 8th शेड्यूल आपका किसके बारे में बात करता है, तो 8th आपका बात करता है लैंग्वेजेस, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, तो बहुत ईजी है, ये 12 आप याद कर लीजिएगा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम देख के, ठीक है, एंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, फॉर अमेंडमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉन्ग विद द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट अप्रूवल ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स इज ऑल्सो नेसेसरी, यानी कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर पार्लियामेंट में आपको पास करना है तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर की जो हाफ स्टेट्स की जो अप्रूवल होती है ज़रूरी होती है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी आपका जो प्रेसिडेंट होता है उनका जो इलेक्शन होता है उसके प्रोसेस में अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत होती है। डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स विद इन सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल स्टेट के बीच में आपस में लेजिस्लेटिव पावर्स के बंटवारे के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जब आपको स्टेट्स को क्या करना होता है रिप्रेजेंट, तब भी आप क्या करते हैं, स्टेट की आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है कौन सा सही नहीं है, तो देखते हैं आप। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, द प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय सेंटर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, तो आप देख सकते हैं आपका सही है, जो हमने अपने गवर्नर्स का जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, सेंटर के द्वारा, वो कहाँ से लिया गया है, आपके कनाडा से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जापान, नहीं ये गलत है, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है कि किस तरीके से ट्रेड कॉमर्स की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट की बात करते हैं, यानी जो कनाडा है वहाँ से हमने लिया है। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल की बात करते हैं, कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देन नेक्स्ट देखते हैं प्रायॉन्स के बारे में क्या इसमें से सही है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन्स, यानी न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए, न्यूक्लियो आपका एक सब्सटेंस है, प्रोटीन, इन दोनों के बने हुए ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो वायरस और बैक्टीरिया की तरह काम करते हैं, ठीक है। स्टैनली बूजर की बात करते हैं तो उन्होंने उसको क्या किया था, फाइंड आउट किया था, ठीक है, प्रायॉन्स लेके आया था, तो नाम ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया एंड वायरस की तरह ही ये भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं, इसमें क्या है, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ एल्गी, एल्गी के यूज से रिलेटेड क्या इसमें से बेसिकली करेक्टली मैच नहीं है। क्लोरेला की बात क्लोरेला की बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस में इसने हेल्प किया था, ठीक है। वैलोनीला की बात करते हैं तो ये प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी में हेल्प किया था, प्रोटोप्लाज्म आपको पता है सेल है, सेल के अंदर आपके ऑर्गेनेल्स है, उसके अंदर जो फ्लूइड आपको देखने को मिलता है। लेमिनीरे की बात करते हैं, आयोडीन में कैसे प्रोडक्शन होता है उसमें हेल्प किया था। कैराड्रस की बात करते हैं तो म्यूकस बेसिकली अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हेल्प किया था। प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल वोल में इसमें हेल्प नहीं किया था, किसने किया था, सारगासव, ठीक है, सारगासम की बात करेंगे तो उसने उस एल्गी ने आपके वूल के आर्टिफिशियल प्रोडक्शन में हेल्प किया था, ठीक है। अगर आप देखेंगे कैराडस तो ये इसके म्यूकस को बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कॉस्मेटिक, शैम्पू, शू पॉलिश वगैरह होता है वहाँ पर उसमें इसको यूज़ किया जाता है, ठीक। व्हेन एड्स वायरस कम इन कॉन्टैक्ट विद आवर बॉडी हु फाइट्स,
इट फर्स्ट, यानी सबसे पहले जब एड्स का वायरस आता है अपनी बॉडी के अंदर में तो T4 लिम्फोसाइट बेसिकली वो लिम्फोसाइट होते हैं जो क्या करते हैं, इनसे लड़ाई करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इंटरलिंकिंग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके T8 और B सेल को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, कि वायरस आया हुआ है बॉडी में और आप जाइए लड़ाई करिए, ठीक है। और वो इसी को बेसिकली डिस्ट्रॉय करते हैं, इसीलिए आपका जो डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी का वो खराब हो जाता है। फिर आपकी लड़ने की क्षमता, सिर्फ इस वायरस से नहीं, बॉडी में आने वाले किसी भी वायरस से लड़ने की क्षमता आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको बेसिकली ऐसा मानते हैं कि इसका इलाज नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रीटेबल डिजीज। नाउ ग्लूकोज इज कॉल्ड सेलुलर फ्यूल, ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल कहा जाता है, ठीक है। सेल्स मेनली यूज ग्लूकोज फॉर द सिक्वेंशियल ऑक्सीडेटिव डिसोल्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। आपकी सेल ग्लूकोज को यूज़ करती है अपने डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स के ऑक्सीडेटिव डिसोल्यूशन के लिए, यानी ऑक्सीजन के साथ उसके डिसोल्यूशन के लिए ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए इसको सेलुलर फ्यूल कहा जाता है, वरना सेल का काम ही नहीं चल पाएगा। दोनों आपके सही है। फिर हम आते हैं आपका सॉल्ट एंड उसके यूजेस के बारे में। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो उसको गन पाउडर की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करते हैं तो वॉशिंग सोडा प्लस पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो इसको सोप वगैरह में यूज़ करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट में। ध्यान रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट आपका गन पाउडर होता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया आपका गन पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्टेंट, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा एंड ग्लास एंड पेपर में, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सोप। देन आते हैं इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस जीन थेरेपी, कार टी सेल थेरेपी की बात करते हैं। अब अप्रैल में लॉन्च हुई थी, क्या करेक्ट नहीं है, इट हैज़ बिन डेवलप्ड इन कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई एंड टाटा मेमोरियल इंडस्ट्री। तो अगर आप देखेंगे तो ये सही है, ये बेसिकली किसके साथ में हुई थी, IIT मुंबई एंड टाटा मेमोरियल। इट वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नहीं तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने बेसिकली इसको लॉन्च किया, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। कार टी सेल थेरेपी रेफर्स टू कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर सेल थेरेपी, ठीक है, ये सही है। ये कैंसर इम्यूनोथेरेपी है जो क्या करती है, पेशेंट की खुद की टी सेल को यूज़ करती है, उसके बाद अपनी एबिलिटी बढ़ाएगी ताकि वो अपनी बॉडी में जाके कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है ना। कैंसर आपको पता है क्या होता है, सिंपल एक सिंगल सेल होती है, वो सेल डिवाइड करती है, ठीक है। आपकी बॉडी की कोई भी सेल डिवाइड करती है 1 से 2, 2 से 4, बट अगर आपकी बॉडी को सिर्फ 4 तक जरूरत है तो बॉडी क्या करेगी, इसको रोक देगी कि भाई इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं करना। बट कैंसर सेल में ये सेल डिवाइड करती रहती है, ये अपना डिवीजन नहीं रोक पाती है, और इसी वजह से आपकी बॉडी में अगर आप देखते हैं तो वो सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही होता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाय थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या परफॉर्म करता है, कंट्रोल द स्पीड ऑफ मेटाबॉलिक, यानी ये हार्मोन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको टेम्पो हार्मोन भी कहते हैं अगर किसी ने पढ़ा होगा तो, ठीक है, टेम्पो ऑफ लाइफ। क्यों, आपकी बॉडी में बाकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैसे होंगी उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक। आपके नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, ठीक है, बॉडी के, उसके बाद ग्रोथ, बोन, हेयर सबके लिए चाहिए होता है। टुगेदर विद द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इट कंट्रोल्स द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बाकी अगर आप देखेंगे हार्मोन्स के साथ में ये बॉडी में वाटर बैलेंस को बेसिकली मेंटेन करना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, वाटर बैलेंस अगर आप देखेंगे तो वाटर क्या होता है, आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज फॉर्म करता है। क्योंकि आपका थायरॉक्सिन हार्मोन काम नहीं कर रहा है तो ये काम नहीं करेगा तो बॉडी में वाटर बैलेंस कम हो जाएगा, एंड इसी वजह से लोग आपको दिखते हैं कोई बहुत ज़्यादा बेसिकली फैल जाता है, ठीक है, बॉडी में स्वेलिंग टाइप में आपको दिखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा लीन हो जाता है थायराइड की वजह से, ठीक है। नाउ 2 तरीके का होता है, हाइपो हाइपर, वो बाद में हम लोग देखेंगे अपने साइंस के उसमें। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मेन 5CV वैक्सीन। तो इसमें क्या स्टेटमेंट सही देखने को मिल रहा है, नाइजीरिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री वर्ल्ड टू मेक मेन 5CV वैक्सीन। नाइजीरिया पहली कंट्री बन चुकी है। वैक्सीन किस लिए है, मेनिनजाइटिस जो होती है ब्रेन को अफेक्ट करने वाली डिजीज़, उसको क्या करती है, प्रिवेंट करने में हेल्प कर रही है। इन मेनिनजाइटिस डिजीज देयर इज डेंजर इन्फ्लेमेशन इन द मेम्ब्रेन्स अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। नाउ WHO हैज सेट अ टारगेट टू कम्प्लीटली एलिमिनेट मेनिनजाइटिस बाय द ईयर 2030। अगर आप देखेंगे तो WHO ने टारगेट रखा है कि आपको क्या खत्म करना है, मेनिनजाइटिस को कौन से साल तक खत्म करना है, तो आपका 2030 तक इसको पूरी तरीके से आपको